हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक कर लेना। हम लोग बात करने जा रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम के बारे में। आप लोगों का चल रहा है जनरल साइंस के लिए क्रैश कोर्स, ठीक है। मैं आपको फिजिक्स में मोर देन 500 प्लस क्वेश्चंस करवाऊंगा, केमिस्ट्री में करवाऊंगा, बायोलॉजी में करवाऊंगा, कंप्यूटर में करवाऊंगा। टोटल मिला करके काउंट करोगे मोर देन 2000 प्लस क्वेश्चंस का मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, और उसको अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कन्वर्ट करोगे तो मोर देन 10,000 प्लस क्वेश्चंस का कंसेप्ट आप लर्न कर लोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में, और केमिस्ट्री का सेट 1 है, और फिर से हम लोग 20 क्वेश्चंस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। लेक्चर को लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये सारा रिपीटेड क्वेश्चंस है जो रेलवे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि आरडीएक्स क्या है। आरडीएक्स इज केमिकल कंपाउंड। ये क्या है, इसका यूज किस लिए करते हैं। तो अगर सिर्फ आंसर का बात करेंगे तो आप लोगों को पता है कि ये एक एक्सप्लोसिव है, तो आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्सप्लोसिव। लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपको ये बताना है। आपको बताना है कि आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या होता है और इसका डिस्कवर कौन किया था। ये 2 क्वेश्चन आपको बताना है। तो मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लो। देखो, यहाँ से इतना सारा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको याद रखना है। आरडीएक्स का फुल फॉर्म होता है आपका रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। कभी कभी आपको रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव भी दिख जाएगा। तो रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव होता है या रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव होता है। और डिस्कवर कौन किया था इसका, तो इसका डिस्कवरी किया था आपका जॉर्ज फ्रेडरिच हेनिंग। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है C3H6N6O6। एक चीज मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि जो क्वेश्चन आप देख लेते हो वो क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद हो जाना चाहिए। अभी मैं आपको सेट 1 करवा रहा हूं, जब मैं आपको सेट 5 करवाऊंगा तो ये आपकी ड्यूटी है कि आपको सेट 1 से लेके सेट 5 तक अपडेट रखना है। जब मैं सेट 15 करवाऊंगा तो आपको सेट 1 से लेकर के सेट 15 तक अपडेट रखना है, हर एक क्वेश्चन, हर एक एक्सप्लेनेशन, तब जाकर के आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट, सोप, ये सब का आप लोग नाम सुने होंगे। तो डिटर्जेंट जो है वो आपका मेनली सरफेस क्लीनर होता है, सरफेस एक्टिव होता है। ये डिटर्जेंट क्या होता है, सरफेस एक्टिव, ये सरफेस को क्लीन करता है, ठीक है। और इसका राइट आंसर क्या होगा, अ लिक्विड सरफेक्टेंट। और एक चीज, ये आपका क्लीनर है, क्या है, क्लीनर है। इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, क्लीन करने के लिए। जो डस्ट पार्टिकल वगैरह कपड़ा पे, क्लोथ वगैरह पे होता है, उसको क्लीन करने के लिए हम लोग डिटर्जेंट का यूज करते हैं। तो यह एक तरह का लिक्विड सरफेक्टेंट है, इतना बस आप लोग याद रखना। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सोप। तो देखो, कंपोजिशन ऑफ सोप, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। सोप जो होता है ना, इसमें आपका सोडियम भी होता है और पोटेशियम भी होता है विथ फैटी एसिड। तो अगर आपको इतना पता चल गया तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। सोडियम भी होता है विथ फैटी एसिड और पोटेशियम भी होता है विथ फैटी एसिड। तो इसको याद रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलो इसके आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी है, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट मिक्स्ड विथ केमिकल्स। तो ये नहीं होगा। और सोडियम एंड पोटेशियम नहीं, सोडियम और पोटेशियम दोनों अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम का मतलब हुआ कि दोनों कंबाइंड ही यूज करना है सोप के फॉर्मेशन के लिए, ऐसा कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। तो हम लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, या तो सोडियम विथ फैटी एसिड, या तो पोटेशियम विथ फैटी एसिड, या तो सोडियम एंड पोटेशियम विथ फैटी एसिड, ठीक है, तीनों। चलो क्वेश्चन नंबर 4।
वेयर द बायोकेमिकल कंपाउंड। अब बायोकेमिकल कंपाउंड का मतलब आप लोगों को पता होगा कि बायोकेमिकल कंपाउंड क्या होता है। बायोकेमिकल कंपाउंड का मतलब होता है वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन हो और वो लिविंग बॉडी, लिविंग थिंग्स में पाया जाता है। मैंने बताया हुआ है आपको इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल में, बायो का मतलब लाइफ से है, बायो का मतलब लाइफ से है, तो कार्बन कंटेन होना चाहिए और लिविंग थिंग में प्रेजेंट होना चाहिए, उसी को बोलते हैं बायोकेमिकल कंपाउंड। तो उसका यूज कहाँ करते हैं, तो उसका यूज हम लोग कुकिंग ऑयल में, फूड प्रिजर्वेटिव में, स्किन ट्रीटमेंट में, हर जगह करते हैं। जैसे कि कोई क्रीम वगैरह होता है तो आप लोग सुने होंगे किसी के मांस से, किसी के हड्डी से, किसी के चमड़ा से, किसी के स्किन से वो सारा चीज बनाया जाता है। तो क्रीम, हम लोग जो साबुन यूज करते हैं, हम लोग जो क्रीम यूज करते हैं, हम लोग जो कुकिंग ऑयल यूज करते हैं, तो ये सारा चीज आप लोग सुने होंगे कि जैसे कि सोप आपका सोयाबीन ऑयल है, तो सोयाबीन क्या है, वो भी एक तरह का बायोकेमिकल कंपाउंड हुआ। तो सोयाबीन ऑयल का यूज हम लोग कुकिंग ऑयल में करते हैं। इसी तरह का फूड प्रिजर्वेटिव है, इसी तरह स्किन ट्रीटमेंट है, जैसे कि कोई क्रीम यूज करते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। चलो, टॉक्सिसिटी क्या है, तो ये जहरीला पदार्थ आप लोग नाम सुने होंगे। आपको कहीं कहीं पे क्या होगा ना, ऑप्शन देख के ऐसे भी आप आंसर कर सकते हो, ये सब कोई भारी चीज नहीं है। जैसे टॉक्सिसिटी, अब आपको पता है कि टॉक्सिक है, टॉक्सिक, हार्मफुल इफेक्ट, 4 ऑप्शन में आपको सिर्फ एक जगह दिख रहा है हार्मफुल इफेक्ट, तो यहाँ से भी हम लोग आंसर कर सकते हैं। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट रिक्वायर्ड टू मेजर द इफेक्टिवनेस। ज्यादा डिटेल्ड में नहीं जाना है। टॉक्सिसिटी है, हार्मफुल इफेक्ट होता है। हम लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निकल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है विच इज नॉट यूज्ड एज एन अल्कली। अब देखो कॉमन सेंस लगाओ, आपको अगर पीरियोडिक टेबल अच्छे से आता है तो फर्स्ट ग्रुप, टोटल 18 ग्रुप होता है, 7 पीरियड होता है, तो ये क्या है आपका, ये क्या है बताओ, ये है ग्रुप, ये है ग्रुप। तो जो सबसे फर्स्ट होता है ये होता है आपका अल्कली मेटल, और सेकंड वाला होता है अल्कली अर्थ मेटल। तो अल्कली मेटल ये है, और इसका हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम भी आपका है, पोटेशियम भी है, रुबिडियम भी है, नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड नहीं है, तो ये नहीं है। तो विच इज नॉट यूज्ड एज एन अल्कली, तो ये मेरा राइट आंसर होगा नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाउ बायोसाइड्स वर्क, बायोसाइड्स कैसे वर्क करता है। तो बायो फिर से उसी तरह से, बायो का मतलब लाइफ से रिलेटेड है, बायो का मतलब लाइफ से रिलेटेड है, तो जो लाइफ को किल करे उसको बायोसाइड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे बायोसाइड वर्क कैसे करता है, तो ये आपको बैक्टीरिया को कंट्रोल करता है, उसको बढ़ने से रोक देता है। इस तरह से मेरा बायोसाइड्स वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 रोडेंटिसाइड क्या है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है। तो इसको जैसे चूहा नासी भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, चूहा नासी। तो आप समझ गए होंगे ये एक तरह का क्या है, पेस्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, इसको कीटनाशी बोलते हैं, कीटनाशी। और रोडेंटिसाइड जैसे चूहा मारने के लिए हम लोग यूज करते हैं, है ना, तो रोडेंटिसाइड, तो रोडेंटिसाइड एक तरह का पेस्टिसाइड है, इसको याद रखना। चलो इसके आगे बात करते हैं। पेस्टिसाइड समझ गए, कीटनाशी है, रोडेंटिसाइड आपका चूहा नाशी है, चूहा को मारना। चलो हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन। अब आपको ये सारा चीज पता होना चाहिए। साइट्रिक एसिड, खट्टा फल जो होता है ना, उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो लेमन क्या है, खट्टा फल है, लेमन है, तो साइट्रिक एसिड आपका लेमन में पाया जाता है, ऑरेंज में पाया जाता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड आपका मिल्क में पाया जाता है, टार्टरिक एसिड आपका एप्पल में पाया जाता है, ग्रेप्स में पाया जाता है। तो ये सारा कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखो 1 क्वेश्चन नहीं, हम लोग 5-6 क्वेश्चंस का आंसर देख रहे हैं। उसी तरह से आपका मैलिक एसिड है, तो मैलिक एसिड भी आपका एप्पल में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जितना मैंने लिखा ये मोस्ट एक्यूरेट है, इसको आप लोग याद कर लेना। जितना भी खट्टा फल है ना, उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है, मिल्क में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, एप्पल ग्रेप्स वगैरह में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। चलो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज द
राइट। क्वेश्चन नंबर 10, नेचुरल रबर, ये भी रेलवे का फेमस क्वेश्चन है, रेलवे में हमेशा ये क्वेश्चन आता है। नेचुरल रबर है आपका इलास्टोमर। इलास्टोमर का मतलब क्या होता है? इलास्टोमर का मतलब हुआ जिसके पास विस्कोसिटी भी हो और इलास्टिसिटी भी हो, इसको बोलते हैं विस्को इलास्टिक। विस्को इलास्टिक, विस्कोसिटी भी है और इलास्टिसिटी भी है, तो ये है इलास्टोमर और ये है आपका नेचुरल रबर, एक तरह का इलास्टोमर होता है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ विल यू डिफाइन द प्रोसेस ऑफ वल्केनाइजेशन। अब देखो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको माइंड में सिर्फ एक चीज याद रखना है कि रबर प्लस सल्फर। क्या याद रखना है? रबर प्लस सल्फर। इसको जब एक साथ हम लोग गर्म करते हैं, इसको जब एक साथ हम लोग गर्म करते हैं तो उस प्रोसेस को वल्केनाइजेशन बोलते हैं। और ऐसा इसीलिए किया जाता है कि टू इम्प्रूव फिजिकल प्रॉपर्टी। वल्केनाइजेशन किस लिए किया जाता है? टू इम्प्रूव, मैं इसलिए लिख देता हूं कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, टू इम्प्रूव फिजिकल प्रॉपर्टी। किसका? बता, प्रॉपर्टी ऑफ रबर। रबर का फिजिकल प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए वल्केनाइजेशन प्रोसेस किया जाता है और इस प्रोसेस में रबर को सल्फर के साथ और कुछ एक्टिवेटर और एक्सेलरेटर को मिला करके हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को वल्केनाइजेशन बोलते हैं। तो क्या हुआ? सैंपल ऑफ रबर मिक्स्ड विथ सल्फर। तो बस ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज NBR। तो देखो NBR इसी का नाम है, एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर। इसी को कंबाइंड फॉर्म में ये आपका एक अलग हो गया, ये आपका एक अलग हो गया और इस दोनों को मिला देते हैं तो ये हो गया NBR। और इसी का एक दो और नाम है, एक नाम है ये भी याद रखना, बूना N, बूना N। और इसको नॉर्मली हम लोग नाइट्राइल रबर भी बोलते हैं। नॉर्मली क्या बोलते हैं? नाइट्राइल रबर भी बोलते हैं। तो ये सब याद रखना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अ सिंथेटिक रबर इज हैविंग। तो एक बात बताओ, ऑप्शन से देख करके और कॉमन सेंस लगा करके भी हम लोग आंसर कर सकते हैं। वेट है तो हायर रेसिस्टेंस वेट क्या होता है? कुछ सुने हो क्या? कोई लॉजिक निकलता है, कोई मीनिंग निकलता है? लोअर डेंसिटी वेट कोई मीनिंग निकलता है क्या? तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, हायर मॉलिक्यूलर वेट और हायर एटॉमिक वेट। तो सिंथेटिक रबर क्या है? हम लोग पॉलीमर का नाम सुने होंगे, बहुत सारा पॉलीमर को मिला के एक बड़ा सा पॉलीमर बनाते हैं। तो बस इसी तरह से कंसेप्ट समझो। उसमें क्या होता है, जितना ज्यादा मिलाएंगे उतना ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन आएगा, उतना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट मेरा होता है। तो अ सिंथेटिक रबर इज हैविंग हायर मॉलिक्यूलर वेट। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एलिमेंट। अब देखो कभी कभी बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। वैसे तो पीरियोडिक टेबल आप लोग देखना, वहां मेटल भी होता है, नॉन मेटल भी होता है, मेटलॉइड्स भी होता है और इनर्ट गैस भी होता है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन करना है। तो हम लोगों को मेटल एलिमेंट है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड्स है, इनर्ट गैस है, लेकिन यहाँ इनर्ट गैस नहीं है, नॉर्मल गैस है। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से बात किया जाए तो मेरा बेस्ट ऑप्शन गैसेज ही होगा, ठीक है। वैसे इनर्ट गैस रहता तो वो भी एलिमेंट में ही आ जाता, लेकिन यहाँ पे हम लोगों का यही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच फॉर्म द नेचुरल पेट्रोलियम इज फाउंड। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, क्रूड ऑयल जिसको बोलते हैं कच्चा तेल, कच्चा तेल। नेचुरल पेट्रोलियम पूछा है ना, नेचुरल पेट्रोलियम पूछा है तो क्रूड ऑयल। चलो क्वेश्चन नंबर 16, विच कंट्री कंज्यूम्स मैक्सिमम पेट्रोलियम। कॉमन सेंस लगा के भी क्वेश्चन मार्क का आंसर कर सकते हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इसके बाद है आपका फॉलोड बाय चाइना, जापान, इंडिया, फॉलोड बाय चाइना, जापान। तो ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा आपसे नॉर्मल आएगा लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ही है। क्वेश्चन नंबर 17, पेट्रोलियम जो है
इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ चेन्स ऑफ हाइड्रोजन एंड। अब बताओ ये सब क्वेश्चन अगर एग्जाम में आप छोड़ देते हो तो बहुत बड़ी गलती है ये, क्योंकि ये सब क्वेश्चन कॉमन सेंस का है। पेट्रोलियम में क्या होता है? पेट्रोलियम में होता है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन मेरा आंसर हो जाता, लेकिन हाइड्रोकार्बन को लिख सकते हैं हाइड्रोजन प्लस कार्बन। तो अगर नॉर्मल पूछता तो हाइड्रोकार्बन कहते, लेकिन यहाँ पे तो हाइड्रोजन दे दिया है तो हाइड्रोजन एंड कार्बन हो जाएगा। अब बताओ आप लोग पेट्रोलियम देखोगे, हाइड्रोकार्बन मार्क कर दोगे, आ जाओगे घर, सॉल्यूशन आएगा, मिलाओगे, बोलोगे गलत हो गया, माइनर मिस्टेक हो गया। तो ये सब चीज नहीं करना है, इसीलिए थोड़ा सा अच्छे से टाइम दे के पढ़ो, है ना। एक ही बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कार्बन। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो ये मैंने अच्छे से बताया हुआ है ग्रीन हाउस गैस क्या होता है और इसका फंक्शन क्या है। तो देखो ध्यान से देखना, समझने का कोशिश करना। ये अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है। अब क्या होता है, मान करके चलो ये सन है, ये सन है, तो यहां से आपका वेव आया, रेडिएशन आया, अर्थ पे आया, अर्थ पे आया। तो अर्थ पे जब आया तो ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा वापस। तो यहाँ पे सराउंडिंग में क्या होता है, कुछ मेरा वेवलेंथ शॉर्ट वेव का पाया जाता है, रेडिएशन, शॉर्ट वेव का रेडिएशन पाया जाता है, जैसे कि गामा रे हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, वाटर वेपर हो गया, ये सब मेरा पाया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये मेरा इसको रिफ्लेक्ट होके ऊपर जाने से रोक देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से क्या होता है, मान करके चलो आपका 100% नीचे आया तो ऊपर गया 95%, 5% को ये एब्जॉर्ब कर लिया, ये वाटर वेपर, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये मीथेन, ये सब एब्जॉर्ब कर लिया। इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से मेरा अर्थ के सरफेस पे टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, अर्थ मेरा थोड़ा सा वार्मर हो गया एज कंपेयर टू प्रीवियस। मतलब क्या समझे, मतलब ये समझे कि अर्थ के नजदीक का एनवायरनमेंट थोड़ा सा हॉट हो गया। तो ये जो आप देख रहे हो CO2, CH4, वाटर वेपर, ये सब क्या है, ये सब ग्रीन हाउस गैस है जो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और कंप्लीट हीट को रिफ्लेक्ट होने से रोक देता है। तो ये है ग्रीन हाउस गैस। अब आप लोग कॉमन सेंस लगा के बताओ, मैंने सारा चीज आपको बताया कि इस ऑप्शन में कौन सा है ऐसा ऑप्शन जिसका नाम मैंने नहीं लिया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। वाटर वेपर आपका है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इतना समझ में आया, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो फिर से, अगर आप समझ गए हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद कर दोगे। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्रीन गैसेज इन एक्सेस। जब ग्रीन हाउस गैस मेरा ज्यादा हो जाएगा, जब ग्रीन हाउस गैस मेरा ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर ये सब ज्यादा हो जाएगा तो ये ज्यादा हीट को एब्जॉर्व करेगा। अभी तो 5% को एब्जॉर्व किया है, काफी ज्यादा हो जाएगा तो क्या पता 25% को एब्जॉर्व कर ले, तो क्या होगा, तो मेरा हीट एक्सेस ऑफ हीट हो जाएगा, अर्थ का सरफेस और ज्यादा गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर और ज्यादा हो जाएगा, जिस वजह से हम लोग ग्लोबल वार्मिंग एक टर्म पढ़ते हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होता है, इसी ग्रीन हाउस गैस की वजह से होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एक्सेस ऑफ हीट। जब मेरा ग्रीन गैस ज्यादा हो जाएगा एक्सेस में तो एक्सेस ऑफ हीट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ग्रीन हाउस गैस क्या करता है, कौन सा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो ये आपका शॉर्ट वेव एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एक बात याद रखना, जो आपका ग्रेटर एनर्जी होता है, लार्जर एनर्जी होता है, हाइयर एनर्जी होता है, शॉर्ट वेव का मतलब हुआ हाई एनर्जी, काफी लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, और लॉन्ग वेव का मतलब हुआ लो एनर्जी। तो इसको भी आप लोग याद रखना, इसको भी आप लोग याद रखना। शॉर्ट वेव हाई एनर्जी
और लॉन्ग वेव लो एनर्जी। देखो कहने के लिए ये सिर्फ 20 क्वेश्चंस है, लेकिन मोर देन 50-100 क्वेश्चंस का कंसेप्ट है। और इस तरह से जो ये सीरीज में जितना भी लेक्चर आएगा, आप लोगों का काम है अच्छे से देखना, याद करना और नोट डाउन करना। जब मैं राइट कर सकता हूं टाइम दे करके, तो आपको तो एग्जाम निकालना है, आपका ड्यूटी है कि आप भी राइट करो एक नोटबुक पे और अच्छे से इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखो, उसको याद करो। नेक्स्ट सेट आएगा, क्वेश्चन रिपीट होगा, अगर आपका पहले से लिखा हुआ है तो उस पॉइंट को आप लोग मत लिखना। और इसी तरह से फॉलो करो। वीडियो को लाइक नहीं किए हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया हो सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा सा शेयर करो। व्यूज नहीं आ रहे हैं जिसकी वजह से डिमोटिवेट हो जाता हूं, तो मोटिवेट करने का काम आप लोगों का है, ताकि नंबर ऑफ लेक्चर्स और जल्दी आए। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।